कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत से बीजेपी का दक्षिण किला ध्वस्त करने के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इतनी बड़ी जीत ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया है। अब पार्टी 2024 के चुनाव में नई ऊर्जा के साथ उतरने को भी तैयार है। जो विपक्षी दल कल तक कांग्रेस को किनारे रखकर तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे थे, वो अब कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस खुद को विपक्षी एकता के केंद्र में रखना चाहती है। शनिवार यानी 20 मई को कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस इस मौके को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता के तौर पर दिखाने की तैयारी में है। जेडीयू के नीतीश कुमार, आरजेडी के तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, सपा के अखिलेश यादव, तृणमूल की ममता बनर्जी, डीएमके के एमके स्टालिन, जेएमएम के हेमंत सोरेन, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, सीपीएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा समेत तमाम विपक्षी दलों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। यानी शपथ ग्रहण भले कर्नाटक का हो, लेकिन ट्रेलर 2024 चुनाव का दिखेगा। मेहमानों की लिस्ट लंबी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, बीजेडी के सुप्रीमो नवीन पटनायक, भारत राष्ट्र समिति के सुप्रीमो केसीआर और वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी को न्योता ही नहीं भेजा गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पूरे विपक्ष को लामबंद करने में जुटी कांग्रेस को इन दलों से परहेज क्यों है और क्या इन पार्टियों के बिना विपक्षी एकता पूरी हो पाएगी? पटनायक, जगन और केसीआर से कांग्रेस की दूरी की बात बाद में करेंगे। पहले केजरीवाल से दूरी को समझ लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2000 में नई नवेली आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी और पहली ही बार में शीला दीक्षित की अगुवाई वाली 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। लगातार 3 बार सत्ता में रही कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 2015 में जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज की। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस शून्य पर सिमट गई। पिछले साल पंजाब के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। पिछले ही साल गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी ने भले गुजरात में 5 सीटें ही जीती हों, लेकिन कांग्रेस का वोट ऐसा काटा कि 2017 में 77 सीटें जीतने वाली पार्टी महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। गोवा में भी केजरीवाल एंड कंपनी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की। 2022 के आखिर में हुए एमसीडी चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस को यह भी डर है कि इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी उसका खेल बिगाड़ेगी। यानी कांग्रेस को अर्श से फर्श तक धकेलने में जितना योगदान बीजेपी का रहा है, उतना ही आम आदमी पार्टी का भी। हालांकि कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। चुनावों के अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई खुलकर सामने आई। भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए, तब कांग्रेस हमलावर दिखी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन कांग्रेस ने उल्टे कहा कि गलत किया है तो इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब बात पटनायक, केसीआर, जगन रेड्डी और पिनरई विजयन की कर लेते हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और लेफ्ट से है। इसलिए कांग्रेस इनके साथ नहीं बल्कि विरोधी की तरह दिखना चाहती है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिले। पटनायक और जगन पीएम मोदी के करीबी समझे जाते हैं। कांग्रेस की इनसे दूरी की एक वजह ये भी हो सकती है। केसीआर बिना कांग्रेस के तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस उन्हें न्योता भेजकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है?